अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ लिया। जी तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लो। पहला क्वेश्चन है आपका, करंट ट्रांसफार्मर के गौर करंट का नियत किया गया मानक क्या है? सीटी का स्टैंडर्ड वैल्यू पता करनी क्या है? तो मैंने बताया था सीटी दो में डिजाइन होती है। एक होती है बाई 1 एम्पियर और दूसरा 5 एम्पियर। ठीक है, ये क्या है आपका? ये नियम है इसका IS 1705। IS 1705 के अनुसार सीटी दो वैल्यू में स्टैंडर्ड वैल्यू में डिजाइन होती है। पहला होता है 1 एम्पियर में, दूसरा 5 एम्पियर में। सेकंड क्वेश्चन फटाफट करते जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की कांस्टेंट की गई आपका स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होगा? बताया था मैंने। स्टैंडर्ड करंट बताया था सीटी के लिए, और पीटी के लिए फिक्स हमने क्या बोला था? अच्छा ऑप्शन दे दीजिए। 11 का 440 वोल्ट, दूसरा है 220 वोल्ट, तीसरा है 100 वोल्ट, या चौथा 110 वोल्ट। 110। हाँ, 110। अब ध्यान आ गया कितने के लिए डिजाइन होता है? 110 वोल्ट के लिए। तो इसे 11 की जगह 110 या 32 हाँ, का वो 110 मेजरमेंट के हिसाब से हमको, क्योंकि उस वैल्यू का, जैसे हमको हाई वोल्टेज मेजर करना है तो उस वैल्यू का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो बहुत हैवी होगा, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम पीटी का इस्तेमाल करते हैं। पीटी का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 110 में डिजाइन होता है। और सीटी 1 एम्पियर और 5 एम्पियर में। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्षमता उसकी इनपुट एवं आउटपुट शक्ति को जानने के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इनपुट आउटपुट की प्रयुक्त इकाई क्या है जबकि संपूर्ण दिन के कार्य क्षमता की गणना कर रहे हों? एक शब्द पढ़ाया था हमने लास्ट लेक्चर में, ऑल डे एफिशिएंसी। जी बताया थे ना? जी। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में या एमवीए में होती है? अब ऑल डे एफिशिएंसी के साथ क्या होता था? तो उसमें हम 1000 से नहीं 1000 से गुणा करके तो किलोवाट बनाओगे उसको। तो किलोवाट बनाने के बाद हम उसमें घंटे का गुणा करते थे जी यूनिट बनाने के लिए। इसकी रेटिंग क्या हो जाएगी? KWH। जहां पे भी ऑल डे एफिशिएंसी आएगी वहां पे यूनिट क्या आ जाएगी? KWH। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे ऑल डे एफिशिएंसी है 24 घंटे के लिए पूछा, तो 24 घंटे का इसमें मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या है ये H जो है H फॉर आवर, घंटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का कार्य करता है। संरक्षक मतलब कंजर्वेटर। वो क्या करता है? ट्रांसफार्मर था हमारा, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या काम था? कंजर्वेटर टैंक था जी। उसका क्या काम था? नहीं, ऑयल क्या करता था? मतलब वो तो कंजर्वेटर टैंक में स्टोर भी रहता है, हाँ, ऑयल स्टोर होता है। तो क्या करेगा उसको आपका जब जरूरत पड़ेगा तो मेन टैंक में वो ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा, या जी अगर नीचे अगर हाँ जरूरत पड़ेगा तो वहां पे वो भेजेगा सीधा। अब कोई ट्रांसफार्मर है, अगर डीसी सप्लाई देना तो क्या होगा? काम करेगा? ट्रांसफार्मर जो है, कोई ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई दे दिया हमने,
डीसी सप्लाई दे दिया तो ये काम करेगा ट्रांसफार्मर? नहीं करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या था हमारा? इक्वल टू 4.44 F5, जी ठीक है। और टी क्या है? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स। तो एफ कितना हो जा रहा है? एफ हो जा रहा है जीरो। तो जीरो के केस में फिर ई क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। लेकिन होता क्या है जब हम डीसी सप्लाई देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जीरो है लेकिन सप्लाई तो जारी है उसमें। तो कोर जो होता है, कोर ट्रांसफार्मर का, वो कहाँ चला जाता है? सैचुरेशन में। सैचुरेशन मतलब आपका सैचुरेट हो जाएगा। वो क्या नाम है, कैसे बता रहा हूँ आपको? जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी होगी वो सैचुरेशन में कैसे बताना आपको? इसका सीधा समझो डीसी सप्लाई का। डीसी सप्लाई जब हम देंगे तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इससे एक और वो होता है, इससे क्या होता है, इसकी वाइंडिंग जो होगी ना ट्रांसफार्मर की, जी छोटे रेटिंग जो ट्रांसफार्मर होते हैं 415 वोल्ट के, 220 वोल्ट के, 110 वोल्ट के, वो जल जाता है। ठीक है। सैचुरेशन नहीं बता रहा हूँ। सैचुरेशन मतलब कि एक लिमिट होती है किसी चीज की। जैसे मान लो कि उसको एक पास करना है कि कोई, जैसे कोर हमने डिजाइन किया तो एक रेटेड करंट के लिए डिजाइन होगा, वो एक रेटेड वोल्टेज के लिए डिजाइन होगा। तो उस रेटेड वोल्टेज के ऊपर चले जाना वो उसका सैचुरेशन है। ठीक है। मतलब किसी मतलब लिमिट वो को क्रॉस काम नहीं करना करेगा। सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का इक्वेशन क्या था बताओ? सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का इक्वेशन ईएस बराबर क्या था? 4.44 F5 max T S सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर प्राइमरी में पूछा जाएगा तो EP बराबर 4.44 F5 max TP। बकहोल रिले उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी होती है। इसका क्या काम होता है? बकहोल रिले बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में। क्या करता है बकहोल रिले? ये ट्रांसफार्मर का टैंक हो गया या आपका कंजर्वेटर टैंक हो गया, यहाँ कहीं होता है रिले। तो क्या करता है? जब यहाँ कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होगा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, तो क्या करेगा? ये रिले सेंस करेगा उस फॉल्ट को और सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? सप्लाई से ट्रांसफार्मर को अलग कर देगा, काट देगा। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। फाइव केवीए का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसकी रेटिंग है 400 वोल्ट बटे 200 वोल्ट। 25 एम्पियर का एक करंट सेकेंडरी में पहुंचता है, तो प्राइमरी पक्ष में करंट की वैल्यू क्या होगी? इसमें क्या दे रहा है? सेकेंडरी करंट कितना है? 25 एम्पियर का। प्राइमरी वोल्टेज कितना है? 400। सेकेंडरी 200। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? Vp बटे Vs बराबर Is बटे Ip। ये तो होगा। करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, और वो करंट घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमको क्या निकालना है? सेकेंडरी प्राइमरी पक्ष में करंट, तो हमको Ip निकालनी है। Ip बराबर क्या हो जाएगा? Vs Is अपॉन Vp। Vs कितना है? 200। Is कितना है? 25। और प्राइमरी वोल्टेज कितना है? 400। ये कितना हो गया? 2
12.5 एम्पियर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री कोण पर प्रेरित ईएमएफ का परिणाम E बराबर BLV sin थीटा सूत्र के द्वारा दिया जाता है। इसमें दिया हुआ है आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज से इसका कोई मतलब नहीं है। इंड्यूस्ड वोल्टेज किस नियम से प्राप्त होता है? फैराडे से। लूप लॉ है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व मान, इसे ये भी नहीं, चुंबकीय रेखाओं के द्वारा कटिंग बल का वेग, ये भी नहीं है। तो BLV sin थीटा होता है हमारा ईएमएफ जनरेटेड, ये होगा लूप लॉ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फैराडे का नियम क्या कहता है? E बराबर माइनस एंड डी फाई बाई डी टी। वो चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम तो होता है। आमतौर पर पावर ट्रांसफार्मर का चारों ओर अधिकतम दक्षता रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। कोई भार नहीं, अर्धभार, निकटतम पूर्ण भार 10% ओवरलोड। तो जो हमारा मैक्सिमम लोड है उसके आसपास। ठीक, इस पे इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। मान लो कि 100 है तो 97-98% उसका लोड जब रहेगा तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई होगी। मतलब अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, तो उसकी एफिशिएंसी कब हाई होगी? 97-98 जब उसका टोटल लोड होगा 97-98 के आसपास। दो ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़े जाते हैं। ट्रांसफार्मर में समान प्रतिशत इम्पीडेंस नहीं होता है, जिसका परिणाम ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग होगी उनके रेटिंग के समानुपात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन हमने बताया था कि जैसे मान लो कि हमको एक जगह पे लोड शेयरिंग की जरूरत है, 3 ट्रांसफार्मर लगा। हाँ, उसकी कंडीशन ही यही होती है कि हमारा जो इनपुट उसका इम्पीडेंस है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो वो बराबर लोड शेयर नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर का नो लोड पीडीएफ लगभग होता है। नो लोड पीडीएफ का मतलब मैंने बताया था कि इसका अपना खुद का कुछ नहीं होता ट्रांसफार्मर का। इसका होता है जिस लोड से कनेक्टेड होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में भी क्या है? कॉइल है। तो कॉइल कैसा होगा? नेचर में इंडक्टिव होगा। हाँ, इसका बिहेवियर इंडक्टेंस के तरीके से होगा। तो इंडक्टेंस का जहां भी इंडक्टेंस आएगा वहां पे क्या होगा? पावर फैक्टर लैगिंग। और अगर हमारा कैपेसिटर आएगा तो वहां पे लीडिंग आएगा पावर फैक्टर। तो 0.2 पावर फैक्टर इसका लैगिंग होता है, वो इसकी खुद के कॉइल की वजह से। ठीक है, ब्रीदर बताया था मैंने। ब्रीदर जी क्या काम करता है? वो कंजर्वेटर टैंक में लगा रहता है, नमी को रोकता है। नमी को रोकता है। तो नमी को रोकने के लिए कौन क्या चीज उसमें इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन जेल। सिलिका जेल। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। कंडक्टिवली लिंक, इंडक्टिवली लिंक किसी भी तरीके से लिंक्ड नहीं होती है। इलेक्ट्रिकली लिंक्ड क्या होता है सर? क्या ट्रांसफार्मर है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखो इसमें कैसे लिंक है? यहाँ से हमने सप्लाई दे दिया, कोई E1 दे दिया, यहाँ हमको V2 मिलेगा, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। ये हमारा फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है ये।
नहीं कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ आप सप्लाई दे रहे हैं, ये आपस में जुड़े थोड़ी है। नहीं ये क्या है? नेगेटिव इंडक्टिवली। इसमें क्या होता है? इंडक्टिव ये क्या करेगा? यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, जी इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट तो कपल्ड नहीं है, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस पढ़े हो ना, वही इंडक्टेंस प्रेरण का काम करता है। क्योंकि प्रेरण मैग्नेटिकली क्या होता है इसमें? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ये कॉइल और ये कॉइल आपस में कपल्ड होते हैं, लिंक होते हैं। इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। ये क्या है? हाँ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, और यही ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? तुम बोलो या फिर बोलोगे? किलोवाट एम्पियर में ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए केवीए या एमवीए या एमवीए। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इसका अपना खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता, लोड का पावर फैक्टर होता है, इसलिए इसकी रेटिंग, इसकी और जनरेटर की, ट्रांसफार्मर की, दोनों की केवी होती है। जनरेटर की भी केवी होती है। अच्छा, हमने टैपिंग बताया था, टैपिंग जी ऑन रोड टैप चेंजर, ऑफ रोड टैप चेंजर। तो हमको अगर टैपिंग करना हो तो हम किस साइड में करेंगे? जैसे वो टैप चेंजर थे, सप्लाई को अपने आप को चेंज करते रहते हैं, तो टैपिंग हम कहाँ लगाएं? कहाँ लगाना सही होगा? हाई वोल्टेज साइड में, लो वोल्टेज साइड में? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज साइड, नहीं लो वोल्टेज में लो वोल्टेज साइड। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल और कम रिस्की होगा, हैजार्डस कम होगा, लो वोल्टेज साइड। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा लॉस कैलकुलेट करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट या फिर दिन बताता हूँ, ओसी टेस्ट भी कहते हैं इसको। दो टेस्ट हुए थे, जी शॉर्ट टेस्ट एक शॉर्ट सर्किट, एक ओपन सर्किट। तो उसी में कौन सा निकालते थे हम लॉस? आयरन लॉस। आयरन। ठीक है, और इसमें कॉपर लॉस। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रांसफार्मर को 20 वोल्ट डीसी की सप्लाई दी जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? डीसी सप्लाई दे दें 20 वोल्ट डीसी, ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ये हमने यहाँ पे 20 वोल्ट डीसी दे दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज हमको क्या मिलेगा? ये डीसी काम करेगा, कैसे जबरदस्ती कर लेगा? वोल्टेज काम करेगा, क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है जीरो, जी तो ईएमएफ क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो है तो यहाँ थोड़ी कुछ दे पाएगा, तो वोल्टेज कितना मिलेगा? जीरो। जीरो। थोड़ा सा वोल्टेज हाई वोल्टेज कर दोगे डीसी तो क्या करेगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग को जला देगा। ठीक, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स हमारा जो ये फ्लक्स, इसमें ये फ्लक्स होता है, जी इसका नेचर पूछता है, नेचर क्या होता है, मतलब ये कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, अल्टरनेटिंग होता है, कैसा होता है? एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जहां पे भी वाइंडिंग है, जहां पे भी कॉइल आएगा, जी सर, वहां पे फ्लक्स क्या होगा? हमेशा अल्टरनेटिंग इनका नेचर होगा, मतलब टाइम के साथ वो बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बिल्कुल सेम ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या फ्लो होता है? करंट। जी और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स।
है वो यही चीज। तो ये क्या होता है, ये भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। तभी तो E की वैल्यू हम निकालते हैं, तो माइनस d∅dt करके ये क्या है, चेंज इन ऑफ टाइम फ्लक्स बटे चेंज इन टाइम। टाइम। ठीक है। ट्रांसफार्मर, देखो ये मशीन ही है ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांसफार्मर एक मशीन है, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बहुत हाई होती है। क्यों होती है पता है? मशीन है ना ये भी, हाँ, लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। होता है? ये क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, एक जगह स्थिर होता है। रोटेटिंग मशीन में क्या होता है, जैसे हमारी डीसी मशीन है, जनरेटर है, मोटर है, उसमें क्या वो घूमता है, तो घूमने से क्या होगा, दो लॉसेज और बढ़ जाते हैं। एक होता है फ्रिक्शन लॉस और दूसरा होता है विंडेज लॉस। ठीक, इसमें वो वाला झंझट है क्या? नहीं है। तो अगर नहीं है तो बाकी मशीनों की तुलना में इसका जो इसकी क्षमता जो होगी, एफिशिएंसी जो होगी, वो क्या होगी, हाई होगी। तो ये हमेशा पूछेगा कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी एफिशिएंसी बाकी मशीनों की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है? हाई होती है, लगभग 95 से 97-98% तक होती है। बाकी मशीनों की एफिशिएंसी 60 से 65-70%, बाकी लॉस में चले जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है, बताओ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है पहला करंट, दूसरा वोल्टेज, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, और चौथा फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता? ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज। क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी और पावर स्थिर होते हैं। बदलता क्या है? करंट बदलता है, करंट और वोल्टेज, एक को बढ़ाएगा एक को घटाएगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर की उच्च कार्य क्षमता प्राप्त करने की स्थिति। अच्छा, 2 लॉस बताए थे हमने, कौन कौन से लॉस थे? अभी बताया था, विंडल लॉस, वो मशीनों के लिए, मोटरों, जनरेटरों के लिए होता है। नहीं, इसमें कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, ये मैक्सिमम इफिशियंसी का अंतर कंडीशन क्या होता है? हाँ? इसका कंडीशन होता है कि कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। मतलब अगर कॉपर और आयरन लॉस दोनों बराबर है तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में। कुल जो कोर हानि है, मतलब जो आयरन लॉस है, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लॉस। वो किससे बनता है? कौन कौन से 2 लॉस मैंने बताए थे? एक एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरेसिस। 2 लॉस बताए थे जो कोर में होता है। कौन कौन से थे वो? एक एडी करंट और हिस्टेरेसिस। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? जो हमारा मैग्नेटिक लॉस हो रहा है उसका, जो हमारा कोर लॉस होता है आयरन में, वो क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक लॉस। किससे किससे बनता है? एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता? ये हो गया। एक ट्रांसफार्मर में एनर्जी को प्राइमरी से सेकेंडरी में के द्वारा भेजा जाता है, फ्लक्स के द्वारा, वायु के द्वारा, कूलिंग के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा। कैसे भेजते हो?
फ्लक्स के द्वारा। हाँ फ्लक्स पे अभी बताया था ना मैंने। क्या होता है प्राइमरी में सप्लाई किया, उसमें इंड्यूस ईएमएफ हुआ, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स क्या करता है, इस वाइंडिंग को उस वाइंडिंग से लिंक करता है। तो आपका जो ट्रांसफर है पावर का वो यहाँ से वहाँ तक फ्लक्स के माध्यम से होता है। बकहोल रिले का काम क्या है, जब शॉर्ट सर्किट हो तो ट्रांसफार्मर को उसके ब्रेकर से अलग कर दो। करंट ट्रांसफार्मर में कोर में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न कोर लॉसेज क्यों होते हैं? सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसका आउटपुट जो है कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगर लॉस हो गया ज़्यादा तो कांस्टेंट होगा वो नहीं होगा। रेटिंग इसकी फिक्स होती है, कितने रेटिंग के लिए डिजाइन होता है करंट ट्रांसफार्मर, 1 एम्पियर और 5 और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 110। ये ध्यान रखना, ये आता है। ब्रीदर का पता ही चल गया, ब्रीदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक मतलब स्थिर यंत्र है जो क्या करता है, पावर को और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। और वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो उसे कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और वोल्टेज घटेगा तो स्टेप डाउन। और करंट अगर बढ़ेगा तो स्टेप डाउन। करंट बढ़ेगा इसका मतलब वोल्टेज घट रहा है। वोल्टेज को बढ़ने पे स्टेप अप, वोल्टेज घटने पे स्टेप डाउन। पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसका लेमिनेशन करते हैं, किससे करते हैं? कोर हमने दिखाया था कल, तो खोल के भी देखा था। स्टेबलाइजर बोले थे जी, कोर था, उसका लेमिनेशन किससे करते हैं? सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील। हाँ। स्टील क्या करता है वो सिलिकॉन स्टील? एक तो आपके एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है और दूसरा इंसुलेशन प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए इनका लेमिनेशन किया जाता है। नहीं तो आप सप्लाई हो गए तो आप उसमें कोर में करंट आ जाएगा। हाँ कोर में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ठोस लोहे की बनाई जाती है, ये सही है गलत? ट्रांसफार्मर का कोर, सॉरी वाइंडिंग कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर का कोर ठोस लोहे की बनाई जाती है, ये सही है गलत? गलत। कैसे बनाते हैं? सीड्स होती है वो, और उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के पास रिबिट करके, और क्या होती है, इंसुलेटेड। उनका इंसुलेशन किससे करते हैं, लेमिनेशन किससे करते हैं? सिलिकॉन। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करेगा? नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ठीक, बाकी तुम लोग अपना क्वेश्चन करना, कोई समस्या है तो फिर पूछना। बंद।